तो इतना आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे क्या चीज़ क्यों हो रहा है। अब आएगी हमारी बात किस पे, इस डायग्राम पे, जिस पे हमने लगभग आधे घंटे मेहनत की थी, क्योंकि ये जो गोले थे बन नहीं पा रहे थे मेरे से अच्छे से, फिर भी बहुत मेहनत करके गोले बनाए हैं। तो अगर आपको डायग्राम नहीं समझ आ रहा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आएंगे। मेरा डायग्राम बनाने का जो भी था इतना ही हो पा रहा था, अच्छे से बन नहीं पाया, लेकिन बहुत मेहनत किया, कोशिश किया मैंने। आपको अगर डायग्राम नहीं समझ आएगा, लेकिन मेरी भावनाएं आपको समझ में आएंगी। हाँ, भावनाएं जो समझाएंगे हम, बहुत आपको समझ में आएंगे। आपको भावनाओं को समझना है, डायग्राम तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन भावनाएं सही रहेंगी। तो हमने ग्रेविटेशन पढ़ लिया, वेट पढ़ लिया, अब आते हैं नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स की जब बात करते हैं, चीज़ें तो ऊपर वाली समझ में आती हैं क्यों हो रहा है, लेकिन जब नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं, लोगों को थोड़ा सोचने लगते हैं कि कहाँ से आ गया ये नॉर्मल फोर्स, कुछ तो हो भी नहीं रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये जो कहाँ से आ रहा है ना, ये जब आप जाएंगे आगे की, मतलब 12th के बाद जब लेवल पढ़ेंगे, BSc MSc BTech जो भी है, तो उसमें बताते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, देखिए, आप एक कहानी सुनिए, ये कहानी इसी पे है। आपको पता है कोई भी एटम हो, क्या हो, एक न्यूट्रल एटम बात करते हैं, हीलियम ले लेते हैं, नियॉन ले लेते हैं, ये सब जो हमारे क्या इनर्ट गैसेस हैं उनको ले लेते हैं, मान लीजिए लिए हमने। आपको पता है कि कोई एटम होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और आसपास क्या होते हैं, उसके ऑर्बिट होते हैं। एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन आसपास घूमते रहते हैं ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कुछ नहीं होता। जो प्रोटॉन होते हैं पूरे न्यूक्लियस में होते हैं, तो हम न्यूक्लियस जो है हमारा न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज दिखाए हैं। इलेक्ट्रॉन आसपास घूमते रहते हैं, इस पर हम नेगेटिव चार्ज दिखाए हैं। तो ये एक एटम की बात कर लिए, इतना आप जानते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास ऐसा दो एटम है, क्या है, दो एटम है। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, यही जानने वाली बात है। जब दो एटम को हम लेते हैं और एटम कुछ फाइनाइट डिस्टेंस में, फाइनाइट मीन्स कि ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा क्लोज भी नहीं है, एक अच्छे डिस्टेंस पे है। जब वो अच्छे डिस्टेंस पे हैं, मीन्स कि ज़्यादा दूर होंगे तो फिर फोर्स काम नहीं कर पाएगा, करेगा लेकिन बहुत कम करेगा, थोड़ा सा एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। तो जब आप ऐसा देखेंगे ना, तो यहाँ का जो न्यूक्लियस है, तो पहले एटम का न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरे एटम के जो सेल्स हैं बाहर है ना, सेल्स ज़्यादा दूर होते हैं किससे, न्यूक्लियस से, तो इसके कंपैरिजन में नज़दीक है। न्यूक्लियस के कंपैरिजन में न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या नज़दीक है। तो क्या होता है कि जो इसका न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही ये वाला इसको अट्रैक्ट करता है। अब कुछ सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी तो है, रिपल भी करेंगे, बट क्या होता है, इसके रिपल्सन की वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन थोड़े पीछे चले जाते हैं, इसके थोड़े पीछे चले जाते हैं, बाकी अट्रैक्शन हो जाता है। समझिए, मेरा कहने का ये मतलब है, फोर्स तो रिपल्सन का भी लगेगा क्योंकि प्लस प्लस है न्यूक्लियस का, लेकिन आप देखेंगे जो फोर्स लग रहा है इधर, जो न्यूक्लियस के डिस्टेंस अगर मान लीजिए इतना है, न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है और जो बाहरी सेल है, आउटर सेल, उसके जो इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस उससे कम है, तो फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे फोर्स इफेक्टिव होगा वो होगा अट्रैक्शन वाला। फोर्स तो रिपल्सन भी होगा और अट्रैक्शन भी होगा। रिपल्सन ड्यू टू किसके न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज का रिपल्सन होगा, और अट्रैक्शन क्या होगा, एक के न्यूक्लियस के दूसरे आउटर इलेक्ट्रॉन से, वो अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब तो फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो उनका जो इफेक्ट होगा अट्रैक्शन का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रिपल्सन का। तो जब एक फाइनाइट डिस्टेंस होगा ना, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं ये लोग, अट्रैक्ट करते हैं। आप ये समझिए कहानी को, फिर आपको आगे समझ में आएंगे सबकी चीज़ें। ठीक है। अगर यही जो एटम्स हैं बहुत क्लोज आ जाए अपने आसपास, बहुत क्लोज आ जाए दोनों एक दूसरे के, जब लोग बहुत क्लोज आ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज हैं ये डिस्ट्रीब्यूट है ना, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ है, लेकिन यहाँ पे पूरा एक चार्ज सिमिट करा गया है प्रोटॉन का, यहाँ भी प्रोटॉन का पूरा चार्ज सिमिट करा गया है। हाँ, तो देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे को, मतलब इसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, जब ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा प्रोटॉन को रिपल करेंगे, यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा ज़्यादा नज़दीक आने की वजह से, जो रिपल्सन वाला इफेक्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्शन वाले। मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस को रिपल करेगा, जिससे हमने डायरेक्शन ये बनाया साइन, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे।
अगर आप इसको ऐसे ही समझना चाहें नॉर्मली डेली लाइफ की भाषा में, मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त है, हाँ, तो आप यहाँ चले, मान लीजिए आप चल रहे हैं या आप खड़े हैं, कुछ भी है, तो आपका दोस्त मान लीजिए आपसे 1 मीटर के गैप या 2-3 फुट के गैप से खड़ा है, तो आपको लगा ठीक है, ज़्यादा दूर जाएगा, अरे कितना दूर जा रहे हो भाई, थोड़ा नज़दीक आओ, कहाँ भागते जा रहे हो, थोड़ा बुरा लोगे, है कि नहीं। तो यही हुआ, जब ज़्यादा मतलब एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो आप उसको नज़दीक बुला लेंगे। अगर वही दोस्त आपका चिपक जाए, जब कसे चिपक जाए, बोले कि अरे भाई और नज़दीक, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं, बोलेंगे अरे कितना नज़दीक आ रहा है भाई, दूर जा थोड़ा। तो वही चीज़ है, जब एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चाहेंगे कि आ जाऊँ, लेकिन ज़्यादा अगर नज़दीक आ जाएंगे तो दूसरे को रिपल करते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि जो एटम हमारा सॉलिड देखते हैं, सॉलिड वो रुका हुआ, मतलब एक फिक्स स्ट्रक्चर का होता है। अगर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो दूसरे मिल जाते हैं, ज़्यादा रिपल करते हैं दूसरे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा डिस्टेंस आता है जहाँ दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट भी नहीं करते, ज़्यादा रिपल नहीं करते, मीन्स एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर एटम्स थोड़े से दूर हों तो अट्रैक्ट करेंगे, बहुत पास होंगे तो रिपल करेंगे, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, जो मतलब फाइनाइट मीन्स एक जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पोजीशन होता है, जो डिस्टेंस होता है उस पर रुके रहेंगे। इतना आपको समझ में आया? अगर इतना आपको समझ में आ गया तो बाकी सब वही चीज़ें हैं। नॉर्मल फोर्स आते कहाँ से, रिपल्सन टेंशन कैसे आता है, स्प्रिंग फोर्स कैसे आता है, सब उसी पे है। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मतलब पार्ट्स हैं, फोर्सेस हैं। तो हम चलते हैं, इतना समझने के बाद रिपल्सन की ओर चलते हैं। एक और अच्छा एग्जाम्पल आया मुझे, वो भी बता देते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा रिश्तेदारों को लेके। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, अगर आपके घर में नहीं रह रहे हैं, किसी और के घर में, मतलब अपने घर पे रह रहे हैं कुछ दूर पे, तो आपके बीच में एक अट्रैक्शन बना रहता है कि हाँ अरे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या करें, अगर वही आपके साथ रहने लगे, ठीक है, अगर वही आके आपके साथ रहने लगे 1-2 महीना, 2-3 महीना, तो देखेंगे कि आपके बीच में जो बॉन्डिंग थी, प्यार वाला सिस्टम कम हो जाएगा थोड़ा सा। मैक्सिमम होता यही है, कुछ में बढ़ जाता है, लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि कम हो जाएगा। तो वही चीज़ है, जब कोई दो एटम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, हाँ, ज़्यादा दूर जाते हैं तो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं। अब कुछ लोग को डाउट हो सकता है, अरे भाई ऐसे ही थोड़ा होता है। तो हम जो ये जो बनाए हैं ना, ये हीलियम नियॉन को लेकर चले, एक इंडिविजुअल न्यूट्रल एटम, स्टेबल एटम है। अगर आप बोल रहे होंगे कि NaCl की देखिए, सोडियम क्लोराइड देखिए, क्या देखिए, सोडियम क्लोराइड, तो आपको इसमें सोडियम क्लोराइड को अलग अलग नहीं देखना है, सोडियम क्लोराइड को एक पूरा देखना है, एक सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम क्लोराइड। अगर आप सोडियम और क्लोरीन को देखेंगे तो सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसमें अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे हमको करना है, एक मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, एक NaCl, एक दूसरा NaCl, तो उसमें भी ऐसे ही कुछ फॉलो होते हैं, है कि नहीं। तो हो गया। अब चलते हैं हम नॉर्मल फोर्स की ओर। अब ये नॉर्मल फोर्स आया कहाँ से, नाम से मालूम पड़ा है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। अगर कोई मान लीजिए लाइन है, इस पे अगर ये 90 डिग्री बना रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे, या बोल सकते हैं ये नॉर्मल है। तो हम इस फोर्स की जब बात करते हैं, ये फोर्स आता क्यों है, ये फोर्स आता है डिफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ब्लॉक है, उसका मास m है, ब्लॉक मीन्स कुछ भी हो सकता है, आयरन का कुछ भी ब्लॉक हो सकता है, उसका मास m है। किसी अगर हम सरफेस पर रख रहे हैं, मान लीजिए टेबल है, उस पर हम रख रहे हैं, जब हम उसको टेबल पर रखते हैं ना, तो टेबल पर रखने के बाद देखिए इससे वेट तो उसका काम कर रहा है Fg, ग्रेविटेशन से जो फोर्स होता है, हम सरफेस लेके, देखिए ये सब अर्थ की सरफेस बात हो रही है। अगर हम उस पर रख रहे हैं, इस पर टेबल पे रख रहे हैं, तो देखेंगे ये जो टेबल पे रखने के बाद इसके मास की वजह से वेट आता है, और वेट की वजह से इसमें थोड़ा डिफॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स इसके लेंथ में थोड़े चेंजेस आते हैं, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, टेढ़ हो जाता है, होता है कि नहीं, होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से, अब मैं बनाया हूँ एटम, तो एटम थोड़ा सा टेढ़े हो गए, मतलब ऐसा हो गया, देखो इसको आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ तरह इस तरह का डायग्राम मिलेगा। किस तरह का डायग्राम मिलेगा, इस तरह का। अगर आप देखेंगे नॉर्मली जब इस पर वेट रखा नहीं गया था, तो ये एक दूसरे पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे। इक्विलिब्रियम में ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा नज़दीक नहीं, मतलब अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे थे, ज़्यादा रिपल भी नहीं कर रहे थे, एक फोर्स था। हाँ, अब जैसे ही मैंने इसको पर एक वेट रखा, क्या हुआ कि वेट रखने की वजह से में डिफॉर्मेशन हुआ, मीन्स इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया। जब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा, तो दिखाया हूँ मैं, इनका डिस्टेंस बढ़ा तो ये इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्टेंस बड़ा हो गया। जब ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होता है, थोड़ा दूर जाते तो अट्रैक्शन होता है, तो दूर जाने की वजह से इसमें अट्रैक्शन हो गया। अब अगर आप इसको देखिए, जो मैं जो डायग्राम बनाऊँ, इसे ऐसा किया हूँ, इसमें एरो
मीन्स ये एक दूसरे को एटम अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा दूर हो गए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो देखिए, अगर मैं दो एटम उठाऊँ यहाँ से, एटम बोले मॉलिक्यूल, एक इधर अट्रैक्शन इधर अट्रैक्शन, तो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। मैंने वेक्टर एडिशन का रूल फॉलो किया पैरेललोग्राम का, तो मुझे एक एफ नेट मिला, एफ नेट नीचे की ओर। मीन्स उस वेट की वजह से इस मॉलिक्यूल को नीचे की ओर एक फोर्स महसूस हो रहा है। क्या हो रहा है? फोर्स महसूस हो रहा है। किसको? ये सरफेस के मॉलिक्यूल को महसूस हो रहा है। लेकिन देख रहे हैं कि ये सरफेस टूट नहीं रहा है, मतलब जो हमारा एक्सेशन, जो हमारा ब्लॉक है वो मूव नहीं कर रहा नीचे की ओर, ये रुक गया है। अब रुका क्यों है? क्योंकि जब ये नीचे की ओर मूव करते हैं, कौन? ये जो मूव कर रहे हैं, इसमें अट्रैक्शन आ गया। अट्रैक्शन वैसे क्या होता है कि ये लोग पे एक फोर्स जनरेट करते हैं। किस, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अट्रैक्शन है ना, तो उस फोर्स की वजह से क्या होता है, जो एफ नेट के अपोजिट में एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स। समझ रहे हो? अब इसको नॉर्मल फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो सरफेस पे हमारा ब्लॉक रखा गया है, इस पर जो फोर्स लगता है ना, इसके ऊपर ये लगता है इसके, इस सरफेस के, जिस सरफेस पे मान लीजिए जहाँ पे टच है उसके नॉर्मली लगता है, परपेंडिकुलर। इसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। इसको आप ध्यान से और समझिए। यहाँ पे इसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन उसके बीच का लेंथ बढ़ता है। जब डिस्टेंस बढ़ेगा एटम एटम के बीच में, तो क्या हुआ? अट्रैक्शन उसके हिसाब से, है कि नहीं? एक का पॉजिटिव न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करने में आ जाएगी, टेंडेंसी आ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो जो इफेक्ट आएगा अट्रैक्शन का आएगा। अब जो यहाँ पे हमारे एटम्स थे, एक दूसरे को सीधा नहीं अभी मतलब पकड़ के रखेंगे। जब नॉर्मल थे सीधा पकड़ के रखे थे, लेकिन अब थोड़ा टेढ़ा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की फोर्स लगा रहा है ना, तो इनका जो बॉन्डिंग होगा कुछ इस टाइप का हो जाएगा नीचे। हाँ, तो अगर आप इसका क्या निकालेंगे रिजल्टेंट, तो कुछ इस टाइप का करेंगे तो ये नीचे बीच में एक रिजल्टेंट आएगा। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। जब दही हंडी की बात आती है जन्माष्टमी में, तो जो आप देखते हैं मुंबई की अगर बात करें, महाराष्ट्र में मैक्सिमम ज़्यादा मनाया जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि दही हंडी फोड़ने के लिए और तो अच्छे से सब लोग एकजुट होते हैं। नीचे एक गोल सा मतलब पिरामिड टाइप का बनाते हैं, ठीक है नहीं? तो नीचे गोल से बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। ये मान लीजिए मैं अपने आप को एटम कंसिडर कर लूँ, मेरा दोस्त है वो भी एटम, ऐसे करके गोल बना के रखे हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक दूसरे कंधे ऊपर हाथ रखते हैं। हमें एटम मान लीजिए मेरा बॉन्डिंग हो रहा है उनके बीच में, अट्रैक्शन वाला। हाँ, तो अगर मैं फाइनल डिस्टेंस हूँ तो शांत में रहूँगा। ज़्यादा नजदीक, अरे कितना नजदीक है भाई, थोड़ा दूर जा, दूर कर देंगे। हाँ, ज़्यादा दूर जाएंगे, अरे भाई कितना दूर जा रहा है, टूट जाएगा, सब गिर जाएंगे, तो नज़दीक ला देंगे, है कि नहीं? ऐसा होता है। तो अगर इसके ऊपर कोई और मास रख दें, मीन्स और भी जो पिरामिड के जो हमारे बनते हैं ना, एक स्टेयर होता है, फिर दूसरा स्टोरी होता है, दूसरे पे कोई चढ़ते हैं, तो उसके समय पे एक वेट महसूस होता है नीचे की ओर। हमारे हाथ पे पैर रखते हैं तो हमें नीचे की वेट महसूस होता है। ये जो वेट होता है, तो हमारा जो फोर्स नीचे की ओर लग जाता है, उधर भी ऐसे हाथ होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाते हैं नीचे की ओर। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम एक फोर्स जनरेट करते हैं कि हाँ ठीक है, उसको मैं पकड़ के रखूँगा। तो हम जो फोर्स जनरेट करते हैं उसको रोकने के लिए ऊपर की ओर जनरेट करते हैं, तो हमारा जो एफ नेट आता है ऊपर की ओर आता है। अगर मान लीजिए ये जो फोर्स हम जनरेट कर रहे हैं, जो बॉन्डिंग से हमारा फोर्स है, अगर हम दोनों मौजूद हट्टे कट्टे लोग हैं, तो हम उस पूरे वेट को, ऊपर वाले वेट को संभाल लेंगे। मीन्स हमारा बॉन्डिंग टूटेगा नहीं। अगर वो वेट ज़्यादा हो जाएगा तो बॉन्डिंग टूट जाएंगी, मीन्स हमारा जो हाथ छूट जाएगा तो ऊपर गिर जाएंगे। जब हाथ छूट जाएगा तो ये टूट के ये जो सरफेस है टूट जाएगा। अगर वेट ज़्यादा हो गया तब, इस कंपेयर में, किसी कंपेयर में, इस मटेरियल अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं रही तो वो टूट के नीचे गिर जाएगा। अभी टूट नहीं रहा है, समझ रहे हो? मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो ये फोर्स हम ऊपर की ओर लगा रहे हैं, क्योंकि वेट रुका हुआ है, तो ऊपर की ओर फोर्स हम एक जनरेट करेंगे, इसको कहेंगे नॉर्मल फोर्स। कहेंगे नॉर्मल फोर्स। तो अब इसको देखते हैं। अगर मैं इस ब्लॉक को स्टडी करूँ, ब्लॉक मेरा पॉइंट हो गया, इस पर एफ जी तो पहले से लग रहा है। अब इसमें एक्सेशन हो रहा है 0 अभी इस टाइम। क्यों? क्योंकि ऊपर एक लग गया फोर्स। अभी फोर्स लगा है सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और ये डिफॉर्मेशन वजह से होता है। अगर हम इसको स्टडी करें, बार बार मैं नहीं लिखूँगा, एफ नेट वाई डायरेक्शन देखें, वाई कंपोनेंट में ए वाई, ये एक्स एक्सिस, ये ऊपर की ओर वाई एक्सिस, तो क्या होगा देखेंगे, नीचे एफ जी लग रहा है, ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है एन माने हैं, इक्वल टू मास इंटू, अगर यहाँ देखें इस टाइम एक्सेशन 0 है, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा हमारा एफ जी, नॉर्मल हो जाएंगे हमारे एम जी। तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, उस सरफेस पे, एम जी लगेगा जितना उसका वेट होगा। समझ रहे हो? आप इसका डायरेक्शन कैसे पता करते जानते हैं? डायरेक्शन से पता करिए। मान लीजिए मैं वेट हूँ, है कि नहीं,
मतलब मैं एक मास हूँ, ब्लॉक हूँ। मैं अगर अर्थ की बात करूँ या किसी भी सरफेस खड़ा हूँ तो देखेंगे कि मैं तो नीचे जाना चाहता हूँ क्योंकि ग्रेविटी चाहिए, लेकिन मुझे रुका हुआ हूँ, मुझे कोई धक्का दे रहा है ऊपर की ओर, और जो ऊपर की ओर धक्का दे रहा है वो कौन दे रहा है? सरफेस दे रहा है। तो मुझे कौन सा धक्का लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है, सरफेस की वजह से। तो मुझे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ पे डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। और नीचे क्यों जाना चाहता हूँ? क्योंकि ग्रेविटी चाहिए है। तो कभी भी जब आप सिस्टम लें तो सिस्टम पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो देखना है, ना कि सिस्टम किस पे लगा रहा है। अगर ठीक है, हमने मास कंसीडर किया सिस्टम तो ऊपर क्यों लग रहा है नॉर्मल। अगर मैंने इसको कंसीडर किया होता है, किसको? इस सरफेस को कंसीडर कर लिया होता है क्या सिस्टम, तो एक सरफेस है, ग्रेविटी तो लगेगी, दूसरा फोर्स लगेगा किसकी वजह से? इस ब्लॉक की वजह से, है कि नहीं? तो किसको सिस्टम मान के चल रहे हैं वो बहुत ध्यान देना है आपको। तो आप उसको महसूस कर सकते हैं, आंखें बंद करिए, इमेजिन करिए, आपको पता चलेगा कि आपको कोई ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। अर्थ तो खींच रही है, अर्थ को तो खींचना ही है ग्रेविटी, लेकिन हमको कोई रोक के रखा है ऊपर की ओर धक्का देके, जो ऊपर की ओर धक्का लग रहा है सरफेस से, इसको कहेंगे नॉर्मल फोर्स। अगर हम जो सरफेस उतना फोर्स लगाने जनरेट नहीं कर पा रहा है, उसके बीच में बॉन्डिंग मजबूत नहीं है, तो हम सरफेस तोड़ के नीचे उतर जाएंगे, है कि नहीं? तो समझ गए, ये तो हो गया। जब सरफेस क्या है? रेस्ट पे, एज कम्पेयर किसके? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे। अगर मान लीजिए यही सरफेस, मतलब यही जो चीज़ें सिस्टम हमारी पूरे ब्लॉक है और सरफेस ये मूव कर रहे हैं, अगर हम मूव करें तो जब मूव करेंगे तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन रख देंगे। जब यहाँ एक्सेलरेशन रखेंगे तो यहाँ एम ए, तो पहले इसमें यहाँ हो जाएगा n इक्वल टू एम ए प्लस एफ जी, हो जाएगा एम ए प्लस एम जी, एम ए प्लस जी। तो जो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ये एम ए प्लस जी, एन इक्वल टू एम ए प्लस जी। तो किसी भी जब आप वेट को मेज़र करते हैं किसी मशीन पे, तो जो वो आपको वेट मेज़र होता है ना, वो आपके नॉर्मल फोर्स की वजह से वेट महसूस होता है उस पर। आप कितना नॉर्मल फोर्स आप पे लग रहा है मशीन द्वारा, वो उतना वेट आपको दिखाती है, आपका वेट कितना है। अगर मान लीजिए आप किसी एलिवेटर में हैं, लिफ्ट में हैं, जब लिफ्ट ऊपर की ओर मूव करती है, मीन्स हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ग्रेविटी तो लग ही रहा है, तो आपको लगता है कि मुझे कोई मतलब बहुत ज़्यादा वेट महसूस होता है आपको। वेट महसूस हो रहा है क्योंकि जो सरफेस है आपके ऊपर एक क्या लग रहा है? नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अब जब वो ऊपर की ओर एक्सेलरेट करता है तो ये तो पॉजिटिव होगा ही ग्रेविटी। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन जी माइनस नहीं लिखेंगे, जो जी की वैल्यू है यहाँ पे 9.8 आएगी, क्योंकि हम माइनस प्राइस कंसीडर करके चल रहे हैं। तो जी क्या हो जाएगा? 9.8। ये क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव होगा, तो देखेंगे इसमें नॉर्मल फोर्स बढ़ के आएगा। अगर ये वही लिफ्ट नीचे की हो जाएगी तो वहाँ पे ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 9.8 से माइनस होगा तो फिर कम हो जाएगा कि नहीं? तो आपको क्या होगा? वेट कम महसूस होगा। हाँ, यही होता है। अगर मान लीजिए आपका लिफ्ट या कहीं जब खड़े हैं, आपका जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड 9.8 है, मतलब माइनस 9.8, तो ग्रेविटी पहले से 9.8 है, तो माइनस 9.8 प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो आपको कोई नॉर्मल फोर्स लगेगा नहीं, तो आपको लगता है कि मैं फ्री फॉल गिर रहा हूँ, आपका कोई वेट है नहीं, क्योंकि आप पे कोई नॉर्मल फोर्स लगा नहीं रहा है। तो इतना आप समझ गए होंगे नॉर्मल फोर्स को। बस इसके बाद सब चीज़ें आसान है, एक को समझना था तो हमने नॉर्मल फोर्स समझ लिया। ऐसे हम टेंशन की जब बात करते हैं, ठीक है, टेंशन जो होता है, एक तो मानसिक टेंशन होता है, एक स्ट्रिंग में टेंशन होता है। तो हमको यहाँ पढ़ना है स्ट्रिंग में टेंशन। क्या करना है? टेंशन। हम जब टेंशन की बात करते हैं ना, ये लगभग किसी स्ट्रिंग की बात कर लें, रोप की बात कर लें, या किस थ्रेड की बात कर लें, इस पर होता है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, हम जो मान के चलते हैं, जो स्ट्रिंग होता है हमारा लगभग मान के चलते हैं मासलेस होता है। मासलेस किसके कंपेयर में? जो उसके बीच नीचे टांगा गया है ब्लॉक, और ये इनएक्सटेंसिबल होता है, इनएक्सटेंसिबल। इसका ये मतलब कि ये तनता उनता नहीं है, एक इसका जो लेंथ है फिक्स होता है, लेकिन ऐसा आइडियली कोई होता नहीं है। हम मान के चलते हैं, जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी बात होगी। तो जानते हैं कि ये स्ट्रिंग क्या है? 1 डायमेंशन की बात करते हैं। देखो ये भी सिस्टम सब नॉर्मल फोर्स जैसा ही है, लेकिन ये 1 डायमेंशन में। नॉर्मल फोर्स जो लगते हैं किसी सरफेस पे 2D 3D फॉर्म में होते हैं, इसमें 1 डायमेंशन में होंगे। तो यहाँ देखिए हमने एक स्ट्रिंग लिया है, इस पर एक ब्लॉक टांग दिया है मास m का। तो अगर आप स्ट्रिंग को इनिशियली देखें तो क्या होगा कि उसके एटम एक दूसरे में अलाइन होंगे, जिस अरेंजमेंट में होते हैं उनका जो डिस्टेंस होगा इक्विलिब्रियम में होंगे, ज़्यादा दूर ज़्यादा पास नहीं, तो साथ में बैठे होंगे, कुछ नहीं, टेंशन नहीं। जैसे ही हमने क्या किया, एक मास को अटैच किया, जैसे ही मास को अटैच किए
तो क्या होता है कि वेट की वजह से ये एटम को पुल करता है, मतलब यहाँ पे जोड़ के रखे हैं तो ये क्या एटम को नीचे की ओर खींचता है। जब एटम मतलब स्ट्रिंग को जब तानते हैं तभी तो टेंशन आएगा। देखो टेंशन तब आता है जब स्ट्रिंग एकदम तनी हुई हो, टाइट हो या टॉट हो, वो जिसको बोलते हैं हम। उसके वजह से क्या होता है कि जो इसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है, किसके स्ट्रिंग के बीच में। अब स्ट्रिंग के बीच में डिस्टेंस बढ़ा मीन्स एटम एटम के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है। अब जब एटम एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्टेंस दूर जाते हैं, तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब ऐसा होता है तो देखिए जो मैंने जब बनाया है डायग्राम, इसमें ऐसा दिखाया है, एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट कर रहा है। इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा सरफेस पहले सीधा होना चाहिए था, ये थोड़ा सा टिल हो जाता है, टेढ़ा। क्या होता है, टेढ़ा। ये ब्लॉक की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बना दिए हैं, क्योंकि उसके वेट की वजह से इसका जो डिफॉर्मेशन हो जाता है, हाँ इतना नहीं होता है लेकिन आप समझ नहीं बनाया हो, बहुत कम होता है। हाँ तो इसको देखिए, आप देखेंगे स्ट्रिंग में ये जो अट्रैक्शन हुआ है, क्या हुआ है, अट्रैक्शन, क्योंकि दूर थोड़ा सा डिस्टेंस दूर चले गए तो इसमें अट्रैक्शन हो गया है। अब जब इसको आप स्टडी करें इस एटम ब्लॉक के अंदर के एटम्स को, अगर ऊपरी ब्लॉक के एटम को देखें तो देखिए मैं बनाया हूँ यहाँ पे, इस पर जो फोर्स लगेगा एक ऊपर क्यों लगेगा, क्या लगेगा, एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, क्योंकि थोड़ा दूर आ गए तो अट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाला एटम उसको अट्रैक्ट करेगा। तो आप इसको अगर स्टडी करें यहाँ से एक ऊपर की फोर्स लग रहा है, एक नीचे की फोर्स लगेगा उसके ऊपर, फिर सेकेंड एटम एक ऊपर के नीचे, ऐसे करके बहुत सारे एटम होंगे। तो लास्ट वाला सरफेस होगा एटम का, लास्ट पे जो सरफेस पे होगा। हाँ तो अगर हम बस किसकी बात करें, जो स्ट्रिंग से जो उसमें क्या आया है, फोर्स आया है, तो ऊपर क्यों लगेगा, क्योंकि नीचे कोई है नहीं खींचने वाला, तो बस लास्ट वाला जो फोर्स आएगा वो ऊपर की ओर आएगा। कहाँ आएगा, ऊपर की ओर आएगा। अभी जो सब फोर्सेस आ रहे हैं वेट की वजह से आ रहे हैं, अगर वेट ना होता तो कुछ नहीं आता। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि स्ट्रिंग के अटैच होने की वजह से जो फोर्स लग रहा है लास्ट में ऊपर की ओर है, क्योंकि नीचे कोई अटैक नहीं कर रहा है, तो नीचे वाला फोर्स का जो वेक्टर फोर्स है ये बच जाएगा। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट देंगे तो हमको एक फोर्स मिलता है जो अपवर्ड डायरेक्शन होता है, किस पे, ब्लॉक पे। यही जो अपवर्ड फोर्स होता है इसी को हम कहते हैं टेंशन। क्या होता है, टेंशन होता है। तो देखिए सब डायग्राम बनाया हूँ, लास्ट वाले ब्लॉक पे ऊपर की फोर्स लगेगा, तो सबका वेक्टर एडिशन करें, अगर पूरे ब्लॉक का एक सिस्टम मान लें तो ये जो वेट लास्ट में आएगा, जो मतलब फोर्स आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आएगा अलॉन्ग द स्ट्रिंग, इसी को हम कहते हैं टेंशन। आप इसको इस तरह भी इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं हूँ, हम लोग कहीं जा रहे थे, जैसे मूवी का सीन होता है, गलती से हमने पहाड़, मतलब कैसे पहाड़ पे गिर गए, पहाड़ जा रहे थे, पहाड़ का किनारा तो वहाँ मैं गिर गया। हाँ मैं आगे गिरा, मेरा दोस्त पीछे गिर गया है, मुझे पकड़ा हुआ है। क्या हुआ है, मुझे पकड़ा हुआ है। ये थोड़ा एग्जाम्पल बाद में लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि क्या होता है कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग या रोप ले लेते हैं, रोप है, आप उसको लटक के पकड़े हैं उसको, आपके यहाँ ब्लॉक है, मास ब्लॉक है। अब अगर आप स्ट्रिंग को पकड़े होंगे तो देखेंगे कि आप महसूस करिए, इमेजिन करिए, आपको लगेगा कि कोई मुझे ऊपर की ओर खींच रहा है। अगर आप रेस्ट पे होंगे तो आपको लगेगा कि कोई आपको ऊपर की ओर खींच रहा है, आपके हाथ में जो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर लगता है। तो ये जो फोर्स आपको लग रहा है, यही फोर्स क्या है, टेंशन है। अगर आप अपने आप को सिस्टम मान के चलेंगे तो आपको कौन सा फोर्स लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, टूवर्ड्स दी स्ट्रिंग। तो देखिए हम लोग ऊपर की डायरेक्शन दिखाते हैं कभी भी टेंशन को, जिस ऑब्जेक्ट को मानते हैं उस ऑब्जेक्ट से अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, हमेशा स्ट्रिंग पे फोर्स मतलब टेंशन लगता है। इतना समझ गए आप। सिस्टम क्योंकि हमने मास मारा है इसलिए ऊपर क्यों लग रहा है। अगर हम इसको देखो, रूफ देखें, रूफ में जहाँ पे हम लोग उसको सपोर्ट दिए हैं, रिजिड सपोर्ट, अगर मैं इसको सिस्टम मानूँ, मान लीजिए मैं क्या है, अब पहाड़ की बात कर रहे हैं, मैं ज़्यादातर पहाड़ पर लटका हूँ, मेरा दोस्त है, दोस्त अगर पैर को मालूम है स्ट्रिंग है, दोस्त मेरा पैर पकड़ के नीचे लटका हुआ है, अरे भाई बचा लो। तो देखेंगे कि मैं अपने आप को अभी समझ रहा हूँ रूफ हूँ, ये जो रिजिड सपोर्ट है, तो देखेंगे मैं रूफ हूँ, मुझे कोई नीचे की ओर खींच रहा है, मतलब मेरा पैर नीचे की ओर खींच रहा है, तो मुझ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, कहाँ, डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसलिए इधर डाउनवर्ड आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो आप किसको सिस्टम मान रहे हैं उसके साथ चलना है। अगर आपने स्ट्रिंग को मान लिया है तो स्ट्रिंग को लगेगा कि अगर स्ट्रिंग को अगर मान लें, आप स्ट्रिंग को मान लें अपना सिस्टम, तो स्ट्रिंग को लगेगा, अगर आपने आपको स्ट्रिंग समझिए तो लगेगा कि नीचे कोई मुझे खींच रहा है, तो स्ट्रिंग पे जो फोर्स लग जाएगा नीचे लग जाएगा, है कि नहीं। तो यही सब है। तो जो हमारा स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है पुलिंग फोर्स होता है, क्या होता है, पुलिंग मतलब अपनी ओर खींचता है। तो जब हमारा कोई भी मास होगा वो अपनी ओर खींचेगा टुवर्ड्स दी स्ट्रिंग की ओर। अगर मैं इसका इक्वेशन ऑफ द मोशन लिखूं जैसे न्यूटन के हिसाब से,
तो ये हमारा मास हो गया, हमको मास को लेकर चलना है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। नीचे फोर्स लगेगा ग्रेविटी की वजह से, ऊपर कुछ फोर्स जो लग रहा है वो टेंशन की वजह से लग रहा है, हमने बताया अभी। हाँ, अगर एक्सलेशन हो रहा है तो ए लिखते हैं, अगर रुका है तो 0 कर देंगे। अब एक्सेशन किसी इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। अगर हम यहाँ पे लगाएं न्यूटन फोर्स एफ नेट वाई, इसको मान लेंगे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इक्वल टू मास इंटू ए वाई। यहाँ पे माइनस एफ जी प्लस ऊपर टी इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन ए वाई लिख चल रहे हैं। अगर ए वाई लिख चलें तो टेंशन क्या हो जाएगा, एफ जी प्लस एम ए वाई, एफ जी हम निकालें एम जी होता है प्लस ए वाई, ये हो जाएगा एम जी प्लस ए वाई या ए बोल देते हैं। तो टेंशन क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए वाई। अगर हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, रुका हुआ है, एक्सेशन 0 है, तो जो टेंशन होगा हमारे स्ट्रिंग में वो एम जी होगा, बस मास इंटू ग्रेविटी। तो समझ गए आप? तो बस इतना ही था। अगर इसमें क्या करें हम लोग, मास जो मान रहे हैं किसका, स्ट्रिंग का नेग्लिजिबल मान रहे हैं। अगर मान लेते हैं इसका मास नेग्लिजिबल ना होता, अगर मान लेते हैं नहीं होता, तो क्या होता है कि अगर नेग्लिजिबल होता है ना, तो ये जो मास है इसके कंपेयर में अगर हम यहाँ बात करें इस पॉइंट पे कितना टेंशन होगा, तो इस पॉइंट पे अगर बात करें, अगर मास ना होता, मतलब मास नेग्लिजिबल है, तो जो स्ट्रिंग का मास तो बहुत जानेगा क्योंकि इसके कंपेयर में बहुत कम होगा, तो जो फोर्स आएगा इसके से आएगा। आप कहीं पर भी लेंगे जो टेंशन आएगा सब इस ब्लॉक के वजह से आएगा, तो हर जगह टेंशन सेम होगा। लेकिन अगर जो फोर्स हो रहा है, अगर जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं उसका मास नेग्लिजिबल ना होगा, तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे जो वेट मतलब टेंशन आएगा, ये स्ट्रिंग के जो एटम्स है ये भी तो देंगे, ऊपर से नीचे वाले एटम ब्लॉक के तो देंगे ही, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे इसका भी मास जोड़ना पड़ेगा, इसका भी मास जोड़ना पड़ेगा, तब इस पॉइंट पे मिलेगा आपको उसका टेंशन। इस पॉइंट पे और टेंशन हो जाएगा, इस पॉइंट में थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। तो टेंशन समझ में आया आपको? यही है। और देखिए, टेंशन जब हम मेज़र करते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सलेट करें, ठीक है, टेंशन जब बात करते हैं तो टेंशन दो बॉडी के बीच में होता है। जैसे यहाँ देखें, एक स्ट्रिंग रिजिड सपोर्ट था, एक बॉडी थी, जब दोनों टाइट थे तभी टेंशन लगा। अब पूरे बॉडी में टेंशन, ये दोनों बॉडी में जो टेंशन लग रहा है, ये जो लगेगा कहाँ पे, ये रोप के एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का, मतलब पुलिंग फोर्स टाइप का है। तो टेंशन हमेशा क्या होता है कि किस पूरे स्ट्रिंग में सेम होगा, दोनों पे जो फोर्स लगेंगे टेंशन के एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में सेम होंगे। चाहे बॉडी जो आपका जो सिस्टम है कहीं मूव करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, रेस्ट पे हो, या किसी एक्सलेशन से मूव करे, जो इनके बीच में जो टेंशन होगा यूनिफॉर्म होगा, मीन्स जो पुलिंग फोर्स यहाँ से होगा, जो पुलिंग फोर्स यहाँ से होगा, दोनों सेम होंगे, बदलेगा नहीं। तभी तो ये लगाए हैं फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका टेंशन खत्म, टेंशन भी खत्म और टेंशन भी खत्म। अब ऐसे स्प्रिंग फोर्स की बात करें, स्प्रिंग फोर्स में सेम वही कॉन्सेप्ट है। जब स्प्रिंग फोर्स नॉर्मल, स्प्रिंग जब नॉर्मल क्या होता है, लेंथ पे होता है, नेचुरल लेंथ पे होता है, तो इसके एटम एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होते हैं, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे हम उसको दबा देते हैं, मीन्स उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने की वजह से उसके एटम अपने थोड़े आसपास मतलब नज़दीक आ जाते हैं, नज़दीक आने की वजह से वो रिपल करते हैं, तो इसको क्या होता है कि आपको आउटवर्ड फोर्स महसूस होता है। अगर उसको हम खींच लेंगे बाहर की साइड तो डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इन्वर्ट यहाँ पे नेट फोर्स नीचे अंदर क्यों आता है, यहाँ पे नेट फोर्स आउटवर्ड आएगा, यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, कुछ नहीं होगा नेचुरल पोजीशन पे। और यहाँ पे ज़्यादा इसलिए महसूस होता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रिंग, क्योंकि अगर हम बात करें स्ट्रिंग, अगर हमारे पास स्ट्रिंग जो है तार ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर का है, तो इतना बड़ा में आएगा जो भी आएगा, लेकिन वही अगर हम उसका बना लें क्या स्प्रिंग, वो इतने में आ जाता है कि नहीं? तो जो इतना बड़ा इफेक्ट दिखाएगा उसमें इतने में दिखाता है। और इसमें जो सब फोर्सेस देखेंगे, हर जगह स्ट्रिंग में जो फोर्स लगेंगे सबका इफेक्ट मिल के आता है, फोर्सेस का पूरा इफेक्ट मिल के आता है, नेट फोर्स आता है, एफ नेट, हर छोटे छोटे डिस्टेंस का एडिशन होकर आता है, तो हमें एक बड़ा लार्ज फोर्स मिलता है। और ये जो फोर्स होता है इस पर स्ट्रिंग फोर्स, ये प्रोपोर्शन होता है किसके, डिस्टेंस के। जितना ज़्यादा आप स्ट्रिंग को दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे उसके नेचुरल लेंथ से, मतलब जो डिस्टेंस एक्स है, और जितना ज़्यादा खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स महसूस होगा। हाँ, और ये डिपेंड किस पे करता है, के, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, जिस मटेरियल का प्रॉपर्टी मतलब जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा, हाँ, उतना अच्छा प्रोवाइड करेगा फोर्स, कम होगा तो कम करेगा, ठीक नहीं? तो इसके कंपेयर में ऐसे ये भी है, हम समझ गए इसको भी। अब इसके